नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 1 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है व्यवसाय हमारे आसपास। मॉड्यूल 1 में हम लोग पाठ 4 के अंतर्गत हैं, जो कि है व्यवसाय की आधुनिक विधियाँ। तो जब ये पाठ शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे किस प्रकार से व्यवसाय नए परिवर्तन अपने अंदर ला रहा है और किस प्रकार से अब जो व्यवसाय है उसकी आधुनिक विधियों का उपयोग व्यवसायी करते हैं। मैंने आपको अपना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का उदाहरण भी दिया था। इसमें अपडेट ये है कि इसकी जो डिलीवरी थी, जो मुझे पहले नवंबर में मिलनी थी, वो 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में मेरे को मिलनी है। ठीक है, तो जो हमने अभी पिछली वीडियो हमने क्या देखा था, जो हम ये ई व्यवसाय करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो करते हैं, ई बिजनेस जो करते हैं, उसमें क्या क्या हमको सुरक्षा के लिए सावधानियां रखनी चाहिए। और फिर हमने पढ़ा था कि ई कॉमर्स जो होता है, ई वाणिज्य जो होता है, उसके उपयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर उसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम होती हो, पाठ से संबंधित कुछ पूछना हो, आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप हमारे से मैसेज के थ्रू जुड़ सकते हो। तो आज जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि ई व्यवसाय को सफलतापूर्वक अगर हमें लागू करना है तो उसके लिए क्या क्या साधन होने, क्या क्या संसाधन होने आवश्यक है। तो सबसे पहली बात आती है वेबसाइट की। तो ग्राहकों को के साथ आपकी अगर एक शॉप है या आपका कोई छोटा बिजनेस है, तो उसके लिए आपको व्यवसायों से आपको अपने ग्राहकों से अगर संवाद रखना है और प्रभावपूर्ण संवाद रखना है, अच्छा मतलब इफेक्टिव संवाद रखना है, तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो वेबसाइट बनाएं या फिर आजकल ऐप का ज़माना भी आ गया है। ठीक है ना, तो या फिर ऐप बनाएं। ठीक है ना, तो और फिर वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे आप उसको अपडेट कर सकते हो, रोज़ आपके पास क्या क्या सामान आया है उसके चित्र डाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये भी आप पोस्ट कर सकते हो। ये एक संसाधन है जिसका कि होना आवश्यक है। ऐसे ही तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी आपके पास होने चाहिए। आपके पास ऐसे कर्मचारी होने चाहिए जिनको कि नवीन तकनीकी की जानकारी हो, जो कि तकनीकी के अंदर परफेक्ट हो। ठीक है, तो ई व्यवसाय जो होता है वो भली प्रकार से प्रशिक्षित कर्मचारियों के होने पर ही सफल हो पाता है। तो ये कर्मचारी जो होता है कंप्यूटर्स में नए बदलावों को भली भांति प्रयोग करने में सक्षम होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है उसके कर्मचारियों को सेल्स के संबंधित जो पूछताछ है उसके आदेशों के प्रक्रियण हेतु, ठीक है ना, और तुरंत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात होनी चाहिए। दूसरा जो संसाधन आवश्यक है वो है तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी। अगला जो आवश्यक है वो है अच्छे कंप्यूटर। तो व्यावसायिक जो उद्यम है उस उद्यमी के पास पर्याप्त गति, मतलब अच्छी स्पीड वाले, ठीक है ना, और अच्छी मेमोरी वाले। स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और उसमें मेमोरी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसके पास अच्छी गति वाले, पर्याप्त गति वाले और स्मरण शक्ति वाले कंप्यूटर होने चाहिए, जो व्यवसाय की संभावित मात्रा का सामना कर सके। क्योंकि बिजनेस की आपकी जो कॉल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, तो आपके पास स्टोरेज भी होनी चाहिए और उन कॉल्स को प्रोसेस करने के लिए आपके पास प्रोसेसिंग पावर भी होनी चाहिए। तो अच्छा कंप्यूटर में अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, अच्छी रैम होनी चाहिए, ठीक है ना, अच्छी हार्ड डिस्क या मेमोरी होनी चाहिए। ठीक है, तो व्यावसायिक इकाइयों के पास आवश्यक इंटरनेट सर्विस प्रदाता जो होते हैं, जो ISPs होते हैं, जैसे आजकल ब्रॉडबैंड वगैरह आप लेते हो, और एप्लीकेशन सर्विस प्रदाता जो होते हैं, और पोर्टल्स और ईमेल की सुविधा, इन सब चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए। अगली चीज़ जो जरूरी है वो है प्रभावी दूरसंचार प्रणाली। तो अच्छी टेलीफोन लाइनें जिनमें उच्च गुणवत्ता वाली तारों का प्रयोग किया गया हो का होना अनिवार्य है, जिससे कि ईमेल प्रभावपूर्ण हो सके। ठीक है ना, अब आजकल आप वायरलेस का ज़माना है, ठीक है ना, तो आप अच्छा वाईफाई कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब अगला जो चीज़ होनी जरूरी है वो है भुगतान पद्धति। तो अब ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप अगर ग्राहक को सामान दोगे तो उससे पैसा भी लोगे। वो पैसा कैसे लोगे उसकी जो सूचना है वो आपको वेबसाइट पे उपलब्ध करानी चाहिए कि ग्राहकों को कितना भुगतान आपको आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी वस्तु के लिए जो आप बेच रहे हो वो दो। ठीक है, तो इसकी नॉलेज भी आपको ग्राहकों को
देनी है। और अगर आपके ग्राहक ने आपको ज़्यादा पेमेंट कर दी है, एक्सेस पेमेंट कर दी है, आपको लगा बाद में कि सामान थोड़ा कम का था, लेकिन आपने किसी गलती से अगर आपने ज़्यादा पोस्ट कर दिया था, तो आपको उसको वापस करने का जो सिस्टम है वो भी आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो राशि का जो जो आपके पास होना चाहिए कि आपको उसको इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको वापस भी कर सको और इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको ले भी सको अपने अकाउंट में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इंतजाम आपके पास होने चाहिए अगर आपको ई व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाना है। अगला जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन लेन देनों का भुगतान तंत्र यानी कि पद्धति। जो ऑनलाइन हमारे लेन देन होते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। सबसे पहले जो अगर आपको कोई सामान आपको पसंद आ जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, विक्रेता को धन उपलब्ध करा देते हो। तो विक्रेता को धन उपलब्ध कराने के लिए क्या होता है, ऑनलाइन खरीदारी से पूर्व आप जो है उसकी वेबसाइट पे जाओगे। वेबसाइट से जो पहले की बात है तो वो आप जब मैंने आपसे पहले बताया था, जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है ना। हमको एक नामांकन कराना होता है उनकी वेबसाइट पे, ताकि वो हमको जान सके, हमारा एड्रेस वगैरह अपने पास ले सके, ठीक है ना, हमारा पेमेंट डिटेल ले सके, ठीक है। तो जो ये रजिस्ट्रेशन है, इससे एक तरह से आपका खाता दुकानदार के पास या विक्रेता के पास उपलब्ध हो जाता है, ठीक है ना। फिर आपका अगला होता है उत्पादों का चयन। फिर आप क्या करते हो, उत्पादों का चयन करते हो, आप सेलेक्ट करते हो कि आपको कौन सा उत्पाद लेना है, ठीक है। आप उसकी जो कैटलॉग है, जो चित्र मौजूद है, जो वेबसाइट पे जानकारी है या जो उसके ऐप पे जानकारी है, उसमें से आप सामानों को देखते हो, जो सामान आपको पसंद आते हैं उनको आप सेलेक्ट कर लेते हो। फिर है आदेश देना। जब आपको सामान पसंद आ गया तो अब आप उसका ऑर्डर कर देते हो, ठीक है ना, कि मेरे को इतनी क्वांटिटी इस सामान की चाहिए। आदेश देने के बाद जो आती है अगली स्टेप वो है भुगतान विधि। तो उसके बाद आप भुगतान करते हो। तो भुगतान किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। भुगतान के लिए आपके पास कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी होता है, जिसको कि कहते हैं सुपुर्दगी पर नकद, ठीक है ना। यानी कि आप जब डिलीवरी करोगे तब आप उससे कैश ले लोगे, या फिर चेक से पेमेंट कर सकता है जो ग्राहक है आपको, या फिर वो नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है ना। आपने उसको दे रखा है एड्रेस, अपना नेट बैंकिंग का अकाउंट नंबर बता रखा है, वहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू आपको ट्रांसफ़र कर देगा पैसे, या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है, या फिर लास्ट में आता है डिजिटल कैश या जिसको बोलते हैं वॉलेट, ठीक है ना। वॉलेट आप यूज़ करते होगे, जैसे पेटीएम है वो एक वॉलेट है, फ़ोनपे है वो एक वॉलेट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से इन तरीकों में से आप भुगतान कर सकते हो, ठीक है। और सबसे लास्ट में आती है सुपुर्दगी यानी कि डिलीवरी। तो भुगतान प्राप्त करने के पश्चात माल जो है वो क्रेता को दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आपका घर जो विक्रेता है उससे काफ़ी दूर है तो वो हो सकता है आपको डाक के थ्रू भिजवा दे या किसी कुरियर वाले के थ्रू आपके पास तक उस माल को भिजवा दे। तो डिलीवरी जो है सबसे लास्ट स्टेप है। जो ऑनलाइन लेन देनों का भुगतान की जो पद्धति है उसमें सबसे लास्ट स्टेप आता है सुपुर्दगी का। जैसे मैं अभी अपनी ओला इलेक्ट्रिक का सारा पेमेंट वगैरह कर चुका हूँ, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का। अब मैं उसका वेट कर रहा हूँ, डिलीवरी का वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है वो माल की डिलीवरी करेगी, मेरे स्कूटर की डिलीवरी करेगी, जो कि मेरे घर के एड्रेस पर आएगा, ठीक है। अब अगला है ई लेन देनों की सुरक्षा यानी कि ई व्यवसाय की जोखिमें। तो ऑनलाइन लेन देनों में बहुत जोखिम होती है, बहुत रिस्की होता है। ऑनलाइन लेन देनों में पक्षों को फाइनेंशियल, चाहे उसको वित्तीय बोलो आप, साख संबंधी, ठीक है ना, उनकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो सकती है, या फिर फिजिकल लॉसेस भी उनका सामना उनको करना पड़ सकता है। तो कौन कौन से प्रकार की व्यावसायिक जोखिमें होती हैं। सबसे पहली जोखिम होती है लेन देन संबंधी जोखिम। लेन देन संबंधी जोखिम में कौन कौन सी जोखिम हो सकती हैं। हो सकता है आदेश देते समय या फिर लेते समय कुछ भूल हो जाए, ठीक है ना। विक्रेता ये इनकार कर सकता है कि उसे आदेश दिया गया था और क्रेता कह सकता है कि उसने आदेश दिया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर डिलीवरी में कुछ मिस्टेक हो जाए, डिलीवरी हो ही ना, या तो सुपुर्दगी दी ही नहीं गई हो, डिलीवरी दी ही नहीं गई हो, या फिर गलत पते पर दे दी गई हो, या फिर जो आदेशित वस्तुएं थी, जो आपने वस्तु मंगाई थी, ऐसा कई बार हो जाता है, आपने कुछ मंगाया था, कोई वस्तु मंगाई थी एक्स और उसने आपको डिलीवर कर दी घर पे वाई, आपको वाई की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, तो ये भी एक जोखिम है। भुगतान में चूक, आपने ग्राहक कह रहा है कि उसने भुगतान कर दिया लेकिन आपके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, ठीक है ना। और या फिर ये हो सकता है कि ग्राहक कह रहा है कि उसने भुगतान कर दिया लेकिन आपने उसको माल उसके घर तक पहुंचाया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये भी हो सकती है, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, ठीक है ना। तो और ऐसे ही आंकड़ों के स्टोर करने और प्रसारण में जोखिम हो सकती हैं।
ठीक है ना। क्या मतलब जो आपका जो डेटा है, जो आपने ऐसा सुना भी होगा कई बार ऐसा कि डेटा लीक हो जाता है, जो जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, इन लोगों की वेबसाइट से आपका डेटा लीक हो जाता है। तो आंकड़ों के स्टोर करने और प्रसारण में जब आप उसको ट्रांसफ़र करते हो तो लोग आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं, डेटा थेफ्ट हो सकता है, ठीक है ना, या उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा वो स्वार्थ के वश भी कर सकते हैं या फिर केवल मनोरंजन के लिए भी कर सकते हैं, अपने आनंद के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आंकड़ों को तोड़ने मरोड़ने के लिए विधियां हैं वायरस एवं हैकिंग। तो समय समय पर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी दुकान है, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो आपको अपने एंटीवायरस, ठीक है ना, एंटी मालवेयर, एंटी फिशिंग, ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अपडेट रहना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपको ज़्यादा सेफ रहना है तो जब आप डेटा ला रहे हो तो उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखो, उसको क्रिप्टोग्राफी वाले फॉर्म में रखो, ठीक है ना। इंक्रिप्टेड रखोगे मतलब उसको कोड में रखोगे आप, ठीक है ना, ताकि कोई दूसरा अगर चुरा भी ले तो समझ ना पाए, ठीक है। अगला है बौद्धिक संपत्ति एवं निजता का जोखिम। तो इन बिजनेस में ये भी एक तकलीफ होती है कि आपकी जो बौद्धिक संपत्ति है, मतलब जो आपका इंटेलिजेंस है, ये जो आपने सामान बनाया है, उसको बनाने की तकनीक है, ठीक है ना, ये सब क्या है, आपकी बौद्धिक संपत्ति कहलाती है। और आपकी प्राइवेसी, उसका भी जोखिम हो सकता है। इंटरनेट पर जो उपलब्ध डेटा है उसको कोई भी व्यक्ति कॉपी करके अन्य लोगों को दे सकता है। विज्ञापन के जो कारण होते हैं, उससे बेकार वस्तुओं के इकट्ठा हो जाना भी एक दूसरी समस्या आती है, ठीक है ना। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इन सब की सुरक्षा का हमको ध्यान रखना चाहिए और ये ई व्यवसाय के मेन जोखिम होते हैं। अब टॉपिक बदल जाता है, अब कुछ नया पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ आती है इसी पार्ट में, जो अगली चीज़ है आधुनिक विधियों में, वो है बाह्य श्रुतिकरण, जिसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कोई काम बाहर से कराना, ठीक है ना, बाहर से आउट, बाहर से सोर्स करना चीज़ों को, ठीक है। जैसे आप मान लो कार बनाते हो, ठीक है ना, तो कार मैन्युफैक्चरर का आपने सुना होगा, कार वाला पूरी कार अपने फैक्ट्री में नहीं बनाता है, वो टायर कहीं से लेता है, ठीक है ना, वो स्टीयरिंग का सामान कहीं और से लेता है, ठीक है ना, इन सबको असेंबल वो अपने यहाँ करता है, ठीक है। तो ये जो बाहर से वो काम कराता है उसको आउटसोर्सिंग या बाह्य श्रुतिकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो व्यवसाय प्रक्रिया में या तो आप अपना इंटरनल जो फंक्शंस हैं, इंटरनल जो काम है उसको यूज़ कर सकते हो आप, इंटरनल सिस्टम को, या फिर आप बाहर से काम करा सकते हो। दो तरीके से व्यवसाय की प्रक्रिया आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाह्य श्रुतिकरण क्या होता है, बाह्य श्रुतिकरण एक प्रबंधकीय रणनीति है, ठीक है ना। ये मैनेजरों की एक स्ट्रेटजी है जिसके अंतर्गत संगठन गौड़ यानी कि जो नॉन कोर जो काम है उनका बाह्य श्रुतिकरण कर देता है, ठीक है ना। तो अगर आपकी कोई फैक्ट्री है और आपके पास इतने लोग नहीं हैं जो कि सारे आपके, जैसे आप मान लीजिए 100 प्रोडक्ट एक दिन के बना पाते हो, ठीक है ना, और आपको ऑर्डर मिल गया है बहुत ज़्यादा का, मान लीजिए 2000 का ऑर्डर मिल गया है जो कि आपको 2 महीने में पूरा करना है। तो अगर आप बनाने लगोगे अपने यहाँ तो केवल 200 बन पाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि क्योंकि आपको ऑर्डर पूरा करना है 2000 का 2 महीने में, तो आप बाकी के 1800 बाहर से सोर्स कर लोगे, ठीक है ना। हालांकि उसमें चीज़ों अपने ध्यान रखोगे कि क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये जो काम आप करोगे तो वो क्या कहलाएगी, आउटसोर्सिंग कहलाएगी, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो 2000 आपको बनाने हैं अगर, तो आप उसका जो कच्चा माल है या जो उसको बिना प्रोसेस करा हुआ सामान आप बाहर से खरीद लो, ठीक है ना। जो काम आपके यहाँ होना था वो थोड़ा सा बचा लो, जो काम ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जो कि कोर काम है, वो आप अपने पास कर लो, और जो हल्का फुल्का काम है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो नॉन कोर जो काम है वो बाहर से करवा लो। तो जो बाह्य श्रुतिकरण होती है वो एक मैनेजरियल स्ट्रेटेजी है जिसके अंतर्गत की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नॉन कोर जो वर्क्स होते हैं उनको आउटसोर्स कर देती है, बाहर दे देती है, ठीक है ना। तो जैसे बहुत सारी जो कंपनियां हैं, वो अधिकतर कंपनियां जो होती हैं, जो कॉल सेंटर वाला जो काम होता है, जो आफ्टर सेल सर्विस वाला काम होता है, वो बाहर दे देती हैं, ठीक है ना, आउटसोर्स कर देती हैं, ठीक है ना। ऐसे कॉल सेंटर वगैरह या ऐसे जो काम होते हैं वो बाहर दे देती है, आउटसोर्स कर देती हैं। तो यहाँ पे जो तर्क होता है वो ये होता है कि जो विशेषज्ञ सेवा प्रदान करने वालों को ठेके पर काम देकर उनके उस कार्य के लिए विशिष्टता, लागत में कमी और कुशलता का लाभ हम लोग उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई जो, जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि अगर हम लोग कार बना रहे हैं मान लीजिए,
लीजिए, ठीक है ना। तो हो सकता है हम कार बनाने में तो अच्छे हों लेकिन हम टायर बनाने में उतने अच्छे ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम जो टायर बनाने का काम है, जो जो एक विशेषज्ञ जिसके अंदर ज़रूरत है, जिसमें रबड़ की आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आपको रबड़ को कितनी देर वल्कनाइज करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से आपको टायर को मोल्ड करना है, किस हिसाब से थ्रेड्स डालने हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो विशेषज्ञ सेवा है टायर बनाने की, तो वो प्रदान करने वाले जो लोग हैं, जैसे MRF कंपनी है जो कि टायर ही बनाती है, या डनलप है, ठीक है ना। तो आप खुद क्यों बनाएंगे, आप इन लोगों से बोल देंगे कि भाई हमको आप बना के दीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमको टायर बनाने पे अपनी जो पूरा दिमाग है वो खर्च नहीं करना पड़ेगा, सारी शक्ति हमको टायर बनाने पे नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि हम कार को और अधिक से अधिक कंफर्टेबल, ठीक है ना, उसकी राइड को और अच्छा बनाने में, उस सब में हम दिमाग लगा पाएंगे, उसका डिज़ाइन अच्छे से अच्छा करने में, इन सब कामों में हम दिमाग लगा पाएंगे। और हम जो बाहर से जो हम काम करा रहे हैं उसमें जो विशेषज्ञता प्राप्त लोग हैं उनकी विशिष्टता, लागत में कमी और कुशलता का लाभ उठा पाएंगे इस तरीके से। तो इस प्रकार जो बाह्य स्रोतीकरण होता है उससे संगठन के प्रबंधक अपनी मूल क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैंने अभी कार वाली बात बताई आपको, तो आप कार के डिज़ाइन को अधिक से अधिक बढ़िया बनाने में अपना टाइम लगा सकते हो, आपको टायर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। तो एक खाली एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से बाह्य स्रोतीकरण से संगठन के प्रबंधक अपनी मूल क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो अब ये व्यवसाय के बाह्य स्रोतीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमको ज़रूरत होती है। सबसे पहला कारण होता है उत्पादकता में सुधार। हम चाहते हैं कि हमारी उत्पादकता में सुधार आए, तो हम जिन कामों में अच्छे नहीं हैं उन कामों को हम आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्योंकि उन कामों में अच्छे नहीं थे, हमने वो काम आउटसोर्स कर दिया, तो अब हमारी जो लेबर है जिन कामों में अच्छी है उस काम में अधिक से अधिक उत्पादकता ला पाएगी, तो इससे हमारी उत्पादकता में सुधार आएगा। ऐसे ही लागत में कमी आएगी। लागत में कमी कैसे आएगी, हम ऐसे काम जो कि जिन कामों के हम स्पेशलिस्ट नहीं हैं, अगर हम वो काम करने बैठ जाएं तो हमको जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमको वो चीज़ बनानी आती ही नहीं है, हम उस चीज़ को कर रहे हैं काम को, तो हमको ऑब्वियस सी बात है जो परफेक्ट लोग हैं, जो उसमें एक्सपर्ट हैं, उनसे ज़्यादा पैसे हम लोग खर्च कर जाएंगे, तो हमारी लागत बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम उस काम को बाहर से करवाएं तो हमारी लागत में कमी आ जाएगी, ठीक है ना। फिर हमको अपना जो मुख्य व्यवसाय है उस पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर भी बाह्य स्रोतीकरण प्रदान करता है। हम लोग अपना जो मेन बिजनेस है, जैसे मैंने अभी कार का उदाहरण दिया था, हम अगर कार मैन्युफैक्चरर हैं तो हम कार के ऊपर, कार को अधिक से अधिक अच्छा बनाने में, कार की क्या डिमांड है उस चीज़ को जज करने में, इन सब चीज़ों में अपना ध्यान लगा पाएंगे अगर हम टायर बाहर से बनवा रहे हैं तो, ठीक है। ऐसे ही प्रौद्योगिकी का अद्यतन, प्रौद्योगिकी नई जो प्रौद्योगिकी है उसको हम अपडेट कर पाएंगे, हम क्योंकि अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजी में जो नई अपग्रेडेशन हो रही हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं, उनसे हम अपने आप मतलब उस चीज़ को कर पाएंगे, और हम जो प्रौद्योगिकी है उसकी जो अपडेशन है उनसे भी अवगत होते रहेंगे, वो भी हमको पता चलती रहेंगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास संसाधन है, ठीक है ना, हम वहाँ लगा सकते हैं। हम नॉन कोर जो काम है, हमारे जो गौड़ काम है, वो हम बाहर से करवा ले रहे हैं, ठीक है। और इससे उद्यमिता, रोजगार और निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब भाई आपने टायर तो खुद बनाया नहीं, टायर आपने बाहर से बनवाया, तो इससे आपने दूसरा भी जो टायर बनाने वाला है, ऐसे उद्यमी पैदा होंगे, वो लोगों को रोजगार भी देंगे, ठीक है ना, और इससे निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है ना। तो ये सब जो फायदे हैं वो बाह्य स्रोतीकरण के हैं। अब ये निर्यात वाली बात जो है, अगर इसकी बात मैं खाली करूं तो भारत में आपने देखा होगा कितने सारे कॉल सेंटर्स हैं। तो ये सारे कॉल सेंटर्स क्या हैं, ये सारे कॉल सेंटर्स बाहर विदेशी कंपनियों को भी अपनी सुविधाएं देते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ से जो कॉल्स हैं, जो बाहर विदेश की कॉल्स हैं, वो यहाँ से रूट होती हैं, यहाँ वाले लोग उसका जवाब देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ के लोग बाहर विदेशों के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, और निर्यात एक प्रकार का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। अगला है सेवाओं के बाह्य स्रोतीकरण के लक्षण। अब आपको कब पता चलता है कि कौन कौन सी सेवाओं को आपको बाह्य स्रोतीकरण करना है, कौन सी का बाह्य स्रोतीकरण नहीं करना है। तो किसी भी कार्य का ठेका किसी बाहर की एजेंसी, विशेषज्ञ एजेंसी को देते हैं, कोई स्पेशलिस्ट को देते हैं, किसी ऐसे वैसे को नहीं दे देंगे, ठीक है ना, को दिया जाता है, जो अपनी श्रम शक्ति का उपयोग कर कार्य को प्रभावी ढंग से करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व लेती है। तो जिस एजेंसी को हम देते हैं वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो ढंग से काम करेगी और प्रभावी ढंग से काम करके
उस चीज़ को सही मतलब परफेक्ट तरीके से करके आपको देगी, ठीक है ना। और कुछ समय से ये जो काम है इसका जो कार्य क्षेत्र है वो मूल कार्यों तक भी फैल गया है। अभी तो हम खाली बात कर रहे थे कि हम केवल गौड़ कार्यों को देंगे, जो कार्य ऐसे हैं जो कि हमारे लिए नॉन कोर हैं, ठीक है, उन कामों को देते थे हम। लेकिन अब कुछ समय से तो हम लोग अपने मूल कार्यों को भी कई कंपनियां दे देती हैं, दूसरों को आउटसोर्स कर देती हैं, ठीक है ना। पहले तो हम केवल गौड़ वाले कामों के लिए करते थे, जो नॉन कोर वाले काम होते थे। जैसे कि एक विद्यालय अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए, ठीक है ना, जैसे एक विद्यालय की बात करें तो विद्यालय का मेन काम क्या होता है, विद्यालय का जो कोर काम है वो है विद्या देना, ठीक है ना। उसका जो कोर काम है, ठीक है ना, जो उसका मुख्य कार्य है वो है क्या, विद्या देना, शिक्षा देना। अगर एक विद्यालय को कंप्यूटर की शिक्षा देनी है तो कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं कंप्यूटर वाले, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वहाँ से ही उन सर्विसेज को लेते हैं और अपने जो विद्यार्थी हैं उनको वहाँ से प्रशिक्षण दिलवाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे उसने अपना कोर जो काम था वो बाह्य श्रुतिकरण कर दिया, ठीक है। ऐसे ही बाह्य श्रुतिकरण के दो स्वरूप होते हैं। पहला होता है किसी तीसरे पक्ष को बाह्य श्रुतिकरण और दूसरा होता है स्वयं की सहायक कंपनी से बाह्य श्रुतिकरण, जिसकी स्थापना ही इसी कार्य विशेष के लिए की गई हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप किसी तीसरे पक्ष से बाह्य श्रुतिकरण करवाओ, किसी तीसरे पक्ष को आप आउटसोर्स करो सामान काम जो है, और या फिर आपकी अपनी एक सहायक कंपनी बनाई हुई है आपने, जिससे कि आप आउटसोर्सिंग कराओ। और वो कंपनी आपने बनाई किस लिए है, वो बनाई इसलिए है कि आप उससे वो काम करा सको, ठीक है ना। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आप मान लो कि मैं अभी कार की बात कर रहा था, तो मारुति है, मान लीजिए मारुति ने क्या किया, मैंने आपको टायर की बात करी तो उसने टायर बनाने के लिए दे दिया MRF को, ठीक है ना। या फिर मारुति ने अपनी ही एक टायर कंपनी बना रखी है, एक सहायक कंपनी बना रखी है जो कि केवल टायर बनाती है, ठीक है ना। जैसे मैं अभी ले लेता हूँ एग्जाम्पल TVS का, ठीक है ना। TVS आपको पता है स्कूटर और मोटरसाइकिल वगैरह इसकी आपने देखी होंगी। तो TVS टायर अगर लेना चाहे तो MRF से भी ले सकता है, लेकिन TVS ने अपनी श्री चक्रा करके कंपनी बना रखी है जो कि केवल टायर बनाती है, ठीक है ना। तो TVS अपने जो टायर्स हैं वो जो TVS श्री चक्रा है उससे भी ले सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अपनी सहायक कंपनी से ही इसने बाह्य श्रुतिकरण कर लिया और इसकी स्थापना ही TVS ने किस काम के लिए की है, टायर बनाने के लिए की गई है, ठीक है। तो ये थे सेवाओं के बाह्य श्रुतिकरण के लक्षण। ये आज काफ़ी हो गया है, अगले वीडियो में हम इस पार्ट को पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिए आप। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछने के लिए फ्री हैं, पूछ सकते हैं। साथ में ये इंस्टाग्राम ID है हमारा, यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं हमको। साथ में आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।